तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे और आप इस वक्त देखना शुरू कर चुके हैं बेस्ट न्यूज। तो ये 22वीं मर्डर मिस्ट्री केस 2006 में शुरू होती है और जाकर 2025 में ख़त्म होते हैं, यानी 2025 में उसे पूरी तरीके से सॉल्व किया जाता है। और किस तरीके से सॉल्व किया जाता है ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 2006 में। 24 जनवरी 2006 को इस कहानी की शुरुआत होती है। केरल प्रदेश के एक जिला लगता है कोलम, उसी कोलम जिले के एक गांव लगता है आंचल। उसी आंचल गांव से जो है ये कहानी की शुरुआत होती है। एक महिला का नाम होता है संत अपम्मा। उसी संत अपम्मा की बेटी की एक पूरी कहानी है। दरअसल एक उसकी बेटी होती है जो वो गर्भवती थी। उसी गर्भवती के दौरान वो एक हॉस्पिटल में जाती है। उसी तो कहीं ना कहीं एक सवाल उठता है कि इसके पिता का नाम क्या है। जब पिता के नाम की बारी आती है तो कहीं ना कहीं वो जो महिला होती है वो सकपका जाती है। सपम्मा भी और उसकी बेटी भी दोनों सकपका जाती हैं कि आखिर अब नाम क्या बताया जाए। दरअसल होता यह है कि उसके जो बेटा होता है वो लड़की जो होती है वो कुंवारी होती है। उसका बाप जो है होता है, लेकिन उसके बाप का नाम, अब जो लड़की कुंवारी है उसके बाप का नाम बता पाना शायद बेहद गंभीर बात होती है। शायद उसको कैसे बताया जाए कि मैं एक कुंवारी लड़की हूँ और इस बच्चे का, यानी कि जो बच्चा होने वाला है उसका पिता ये है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है कहीं ना कहीं कुछ दिनों पर 2006 में शुरुआत हुई थी, जो कि रजनी और डिविल कुमार जो थे वो आपस में काफ़ी ज़्यादा प्रेम करते थे। उनकी प्रेम की मिसाल बहुत ही ज़्यादा जो है दी जाती थी लोगों के बीच, कहीं ना कहीं उनका प्रेम बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन इसी बीच एक समय आता है वो दोनों कहीं ना कहीं अब अपने आपस में फिजिकली संबंध बनाते हैं। फिजिकली संबंध बनाने के बाद अब वो जो अंजनी थी वो, यानी कि जो अपम्मा की बेटी थी, वो प्रेग्नेंट हो जाती है। प्रेग्नेंट के बाद अब बात होता है कि आखिर इनको रखा कैसे जाए, क्योंकि अब शादी की जाए। जब शादी करने की बात आती है तो अब वो जो राजेश कुमार होता है, यानी कि जो दिविल कुमार होता है, जो दिविल कुमार होता है वो कहता है कि अब इस बच्चे को तो हम रख नहीं सकते क्योंकि अभी हमारी शादी हुई नहीं है, समाज में लोग क्या कहेंगे, ऐसी की तरह तरह की बातें वो बनाना शुरू करता है। जिसके बाद अब वो जो बेटी होती है वो कहती है कि नहीं, मुझे तो इस बच्चे को फिलहाल में कैसे भी करके रखना है। इस बच्चे को मैं वो काफ़ी बार कहते हैं कि इस बच्चे को ऑपरेशन करा दो, गिरा दो, लेकिन वो इस पर बिल्कुल सहमत नहीं होती है। कहती है कि अगर तुम्हें इस बच्चे को नहीं कहीं ना कहीं एबॉर्ट करना है, अगर इस बच्चे को नहीं लेना है तो तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। मैं इस बच्चे का पालन पोषण कर लूँगी, इस बच्चे को पालूंगी। मैं इस बच्चे को गिरा नहीं सकते, यानी कि इसका ऑपरेशन नहीं करवा सकती। तो ये बात होती है तो कहीं उससे ऐसे ही छोड़ देता है। लेकिन जब उस रात कहीं ना कहीं समय आ जाता है कि आखिर अब इस बच्चे की डिलीवरी कराई जाए, तो वो जो माँ होती है, यानी कि अपम्मा होती हैं, वो केरल की एक राजधानी लगती है वृद्धमपुरा की हॉस्पिटल में, SAT हॉस्पिटल में उसे एडमिट कराया जाता है उस दिन के। लेकिन तभी एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है अनिल कुमार। अनिल कुमार जब वहाँ पर पहुँचता है तो पूरे स्टाफ को समझाता है, साथ ही साथ वो एक मददगार के रूप में वहाँ पर पहुँचता है और उनसे अपम्मा से कहता है कि आपको किसी भी चीज़ की कोई भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है तो आप हमसे कांटेक्ट करिएगा। मैं यहीं बाहर बैठा हूँ, साथ तो उसी दरवाजे के बाहर उसी हॉस्पिटल में बैठा होता है कि आपको किसी भी चीज़ की, जैसे ब्लड हो गए, ऐसी कोई भी चीज़ होंगे, आपको किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो आप हमें तुरंत आकर बताना, मैं उस चीज़ का अरेंजमेंट करूँगा। और आखिर अब मदद अब नहीं करूँगा तो कब करूँगा, क्योंकि यही वक्त है आपकी मदद करने की। अब कहीं ना कहीं उसे अपना होकर सारी चीज़ें बताई जाती हैं, वो मदद भी करता है। उसकी थोड़ी देर बाद पता चलता है उसकी 2 बेटियाँ, यानी कि जुड़वा बेटियाँ जन्म लेती हैं। जुड़वा बेटियाँ जन्म लेने के बाद अब कहीं ना कहीं जो अनिल होता है वो उन्हें बताता है और कहता है कि शायद अब अगर आप यहाँ पर कहीं ना कहीं जहाँ पर आप रहती हो उस जगह पर, यानी कि कोलमा ज़िले के जिस गाँव में आप रहती हो, यानी कि आप उस गांव में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर सवाल उठाए जाएंगे। जिस तरीके से अभी इस वक्त हॉस्पिटल में आपके ऊपर जो है कहीं ना कहीं सवाल उठाए जा रहे थे कि आखिर इसका पिता कौन है, कहाँ से आया, ये बच्चे कैसे हुए। तो ये ऐसे ही सवाल आपके ऊपर लगातार पूरी ज़िंदगी कहीं ना कहीं उठाया जाता रहेगा। तो आप उस गाँव में न जाकर कहीं एक ऐसे गाँव में जाओ जहाँ पर आपके ऊपर सवाल ना उठाए जाएँ। कहीं ना कहीं उसकी बात भी सही थी। उसकी बात जो है मानी जाती है। एक दूसरे गाँव में जाकर वो लोग बसते हैं। बसने के बाद उनकी ज़िंदगी अच्छी खुशी चल रही थी। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं 10 जनवरी 2006 होता है। उसी दिन अपम्मा घर पर नहीं होती हैं, केवल उनकी बेटी होती है और साथ ही उनकी बेटी की जो 2 बेटी होती हैं वो घर पर होती हैं। दरअसल उनकी बेटी का नाम था अर्चनी, नाम था। उसी अर्चनी की 2 बेटियां थी, वही दोनों घर पर होती हैं। इसी बीच कहीं ना कहीं अब एक व्यक्ति आता है, यानी कि जो अनिल कुमार होता है वो उस घर पर आता है। दोनों बेटियों की साथ ही साथ उस माँ की मर्डर करता है। मर्डर के बाद वहाँ से फरार हो जाता है। अब अपम्मा को तो पता नहीं होता है कि वो यहाँ पर आया था, लेकिन गाँव वालों के आसपास से पता चलता है कि एक व्यक्ति आया था जो कि स्कूटी से आया था। कहीं ना कहीं कैमरे में भी उसको देखा जाता है, एक व्यक्ति आता है जो वही अनिल था, और वहाँ पर वो मर्डर करता है और चला जाता है। अब लगातार जो पुलिस थी वो लगातार ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी सुराग नहीं मिल रहा था।
जब एसआईटी टीम कहीं न कहीं अब शुरुआत होती है। एक बात ये भी था कि जब कहीं न कहीं ये सवाल उठने की वजह से लगातार इसके ऊपर सवाल उठते रहेंगे, तो उसकी जो माँ थी, अपम्मा थी, वो कहीं न कहीं अपने वहाँ की जो जो हेड ऑफ़िस होता है, वहाँ पर उन्होंने सूचना भी दी थी कि ये कहीं न कहीं इसका जो ऐसे-ऐसे नाम है, इसका पिता जो है फौजी होता है। कहीं न कहीं उसके पिता का नाम वहाँ पर दर्ज कराया जाता है कि उसके पिता का नाम दिविल कुमार होता है। वो दिविल कुमार का जो दोनों बेटियाँ वो दिविल कुमार की हैं। ये बात बाद में पुष्टि होती है। बताया जाता है कि उसने अपम्मा ने ये भी कहीं न कहीं माँग की थी कि इसकी जो ये बेटियाँ हुई हैं और दिविल कुमार की डीएनए टेस्ट कराई जाए, जिसके बाद कहीं न कहीं ये चीज़ खुलासा हो जाएगा। और ये बाद में खुलासा भी होता है, लेकिन उन दोनों की कत्ल होने के बाद खुलासा होता है कि हाँ, ये उन्हीं की दोनों बेटियाँ थीं। और ये बात साफ होने के बाद जब पुलिस कहीं न कहीं अब खोजने की कोशिश करती है, तो पता चलता है कि जो दिविल कुमार है, वो पता चलता है कि पंजाब के पठानकोट में उसकी ड्यूटी होती है। 45 एडी रेजिमेंट बटालियन में उसकी वहाँ पर पोस्टिंग होती है। जब पुलिस जो है वहाँ पर छानबीन करने के लिए पहुँचती है, तो कहीं न कहीं पता चलता है कि वो भाग चुका है। साथ ही जो उसका दोस्त था, जो अनिल बनकर कहीं न कहीं उनके साथ एक गेम जो है खेल रहा था, अनिल बनकर जो वहाँ पर गया था, वो बाकायदा उसी का भेजा हुआ था। यानी कि जो राजेश था, जो दिविल कुमार था, उसी का भेजा हुआ उसका दोस्त था। उसका नाम अनिल कुमार नहीं बल्कि राजेश कुमार था। वो अपने नाम को बदलकर, भेष को बदलकर वहाँ पर गया हुआ था उसके साथ। यानी कि एक साजिश रची गई थी इस केस में। लेकिन अब बड़ा सवाल ये था कि पुलिस आखिर इस मर्डर मिस्ट्री केस को सॉल्व कैसे करेगी और उसके कातिल तक कैसे पहुँचेगी, क्योंकि अब वहाँ से उस बटालियन से वो दोनों बटालियन छोड़ चुके थे, वहाँ से वो दोनों भाग चुके थे। अब लगातार कहीं न कहीं पुलिस जो है वो छानबीन कर रही थी। साथ ही कहीं न कहीं अपम्मा का अभी ये भी सवाल था कि वो अगर वहाँ से कोई मर्डर मिस्ट्री केस अगर सॉल्व नहीं हो रही है, तो अब कहीं न कहीं सीबीआई की जांच की मांग की जाती है। सीबीआई में जांच करती है, कुछ दिन तक सीबीआई जांच करती है, जिसके बाद अब कुछ मिलता नहीं उस केस में, तो उसके बाद कहीं पर न कहीं रिटर्न फाइल जो है वो लगाई जाती है और वो केस कहीं न कहीं वैसे ही छोड़ दिया जाता है। यानी कि केस तब पुराना हो चुका था, उसमें कोई अब लस जो है बचा नहीं था। अब ये सारी केस कहीं न कहीं बंद हो चुकी थी। लेकिन इसी बीच 2024 में बताया जाता है कि 2024 के नवंबर महीने में एक केरल में उसी ज़िले में यानी कि कोल्लम ज़िले में एक अधिकारी की पोस्टिंग होती है, जिस अधिकारी का नाम होता है जो है एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर का जो है अधिकारी होता है, उसका नाम होता है मनोज अब्राहिम। मनोज अब्राहम का जब ड्यूटी वहाँ पर लगता है, तो कहीं न कहीं अब वो सोचते हैं, ऐसे ही बैठे होते हैं, उनके दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना कोई ऐसी पुरानी मर्डर मिस्ट्री केस या ऐसी कोई भी केस हो जो इस वक्त बंद हो चुकी है, यानी कि उसका कातिल जो है वो नहीं मिल पाया हो, उसके बारे में कहीं न कहीं कुछ छानबीन की जाए। तो उनके जो कहीं न कहीं एक डेवलपर डिपार्टमेंट जो होता है, उनका जो सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें जो है संभालता है, उसको कहीं न कहीं वो एक फाइल ला कर देता है और कहता है कि साहब ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी मर्डर जो है फौजी, इसका जो कातिल था वो फौजी था। 2006 में इस मर्डर मिस्ट्री केस हुई थी और इसके बाद इसका कातिल का कहीं न कहीं इस पर पता नहीं चला, उसका ला कर देता है। फिर वो कहते हैं कि इस पर फिर थोड़ी बहुत छानबीन की जाए। फिर वो कहता है कि सर इस पर अब छानबीन करना शायद बेकार ही है, क्योंकि इस केस में कहीं न कहीं सीबीआई तक जांच कर चुकी है। इस केस में कोई भी खुलासा नहीं हुआ, कुछ भी मिल नहीं पाया। अब शायद इसको केस का कहीं न कहीं खुलासा करना बेहद ही मुश्किल है। फिर वो जो डेवलपर सर होते हैं, जो डेवलपर मैनेजमेंट का साहब होते हैं, वो कहीं न कहीं अब उस केस को लेकर थोड़ी गंभीरता दिखाते हैं और अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाकर बैठते हैं। कुछ उसकी 16 साल पहले यानी कि उसकी 19 साल पहले की जो तस्वीरें थी, उसे निकालना शुरू किया जाता है। उस तस्वीर को निकाला जाता है। फिर साथ ही उसके तस्वीरों से कहीं न कहीं डुप्लीकेट एआई के माध्यम से उसकी तस्वीरें बनाई जाती हैं कि आखिर अब इस वक्त अगर वो व्यक्ति होता, यानी अगर इस व्यक्ति को ढूँढा जाए तो उसके चेहरा कैसा दिखेगा, उसके चेहरे पर दाढ़ी अगर लगाया जाए तो वो कैसा दिखेगा, उसके चेहरे पर कहीं न कहीं झुर्रियाँ जो होती हैं वो किस तरीके से दिखाई पड़ेंगी। कहीं न कहीं ऐसी जब अनेकों प्रकार की तस्वीरें वो बनाना शुरू करते हैं और बनाकर इस तस्वीर फाइनल वो निकालते हैं। निकालने के बाद उसे अपने फेसबुक पोस्ट पर अपलोड करते हैं और कहते हैं कि इस तस्वीर से देखते हैं कि इस तस्वीर से किसकी तस्वीर मैच होती है। किसी भी एक तस्वीर कहीं न कहीं मैच हो जाती है। उस तस्वीर को कहीं न कहीं मैच करने के बाद पता चलता है कि वो जो तस्वीर मैच होती है वो विष्णु कुमार का नाम होता है, जो कि त्रिपुरा का रहने वाला होता है। केरल के त्रिपुरा में जब उसकी जो है चेहरा जो मैच होता है, उसके बाद पुलिस बताते हैं कि सर एक चेहरा है जो इस चेहरे से मैच हो रहा है। फिर वहाँ पर जब त्रिपुरा में एक केस पुलिस पहुँचती है तो पता चलता है कि जो व्यक्ति है वो शादीशुदा है। फिलहाल उसकी ज़िंदगी हंसी खुशी से चल रही है। उसका नाम जो है विष्णु कुमार होता है। लेकिन कहीं न कहीं विष्णु कुमार को जब हिरासत में ले जाता है और पूछताछ कड़ाई से जब की जाती है, तो वो बताता है कि सर मैं ही वो अनिल कुमार हूँ, जो कि मेरा नाम राजेश कुमार है, मैं यहाँ पर भी नाम बदल कर रह रहा था। ये सब सारी चीज़ें खुलासा होती हैं और पता चलता है जब उसे पुलिस कड़ाई से पूछताछ करने की कोशिश करती है कि आखिर जो तुम्हारा दोस्त था,
दिव्य कुमार, अब वो इस वक्त कहाँ? तो कहता है वो भी सर इसी त्रिपुरा में ही रहता है। अब जैसे ही पुलिस इस बात की खुलासा होती है, जैसे पुलिस के कानों तक ये बात पहुँचती है, पुलिस लगातार उससे छानबीन करने की कोशिश होती है, तो पता चलता है उसका भी कहीं न कहीं शादी हो चुका है। वो भी उसी इलाके में रहता है आस-पास। उसका नाम, अब वो नाम बदल कर, जो राजेश कुमार, जो दिव्य कुमार था, वो अपना नाम जो है बदल कर प्रवीण कुमार रख चुका था। प्रवीण कुमार के नाम से कहीं न कहीं वो दोनों हँसी-खुशी से रह रहे थे। उनकी ज़िंदगी आसान हो चुकी थी और अब वो जी रहे थे। उन्हें लगता था कि शायद अब मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि अब मेरी उम्र हो चुकी है। उनकी उम्र करीब 48 के आसपास हो चुकी थी और अब वो सोचते हैं कि शायद अब तो मुझे कोई ढूँढ नहीं सकता, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं, केस बंद तो हो चुका होगा। और हैरानी की बात तो ये है कि जिस वक्त वहाँ से भागे थे, कहीं न कहीं अब वो उतने दिन तक अपने परिवार से या किसी भी अपने रिश्तेदारों से कॉन्टैक्ट ही नहीं किया उन्होंने। पूरा कॉन्टैक्ट तोड़ दिया कि ताकि मैं पकड़ा ना जाऊँ। फिर भी जब उन दोनों को पुलिस ने हिरासत में लिया और अब पुलिस ने उन्हें जेल भेजने की तैयारी में कर दी है और कहीं न कहीं उनको एक बड़ी सज़ा भी मिलने वाली है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं उनको बड़ी सज़ा ही मिलेगी। तो अब वो दोनों जो है पूछते हैं कि सर ये बात तो सर ठीक है आपने पकड़ लिया, लेकिन आपने उनके पकड़ा कैसे? तो कहीं न कहीं अब वो जो उन दोनों को जब बताई, तो वो दोनों भी कहीं न कहीं ये जब सारी बातें बताई कि आखिर हमने कैसे पकड़ा, सभी को एक एआई की माध्यम से, तो कहीं न कहीं उन दोनों के भी सोच में पड़ जाते हैं। और आप कहीं न कहीं अब आप भी सोच में पड़ जाएँगे कि एक अगर पुलिस चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है। कितनी भी पुरानी मर्डर मिस्ट्री केस हो या कितनी भी पुरानी केस हो, अगर पुलिस अपने आप में आ जाए ना, उस केस को सॉल्व कर ही सकती है। तो सलाम है उस जज्बे को, उस केरल की पुलिस को, जिसने इस तत्परता को दिखाया। इतने जो है जिस केस को सीबीआई भी नहीं सॉल्व कर पाई, उस केस को उन्होंने सॉल्व किया। तो कहीं न कहीं अब इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना है, किसी को हैरान करना या परेशान करना नहीं, बल्कि लोगों के अंदर एक जागरूकता फैलाने की कोशिश है कि आप सभी लोग अगर ऐसी कोई क्राइम करते हैं, ऐसा कुछ भी करते हैं, तो आप अगर ऐसे क्राइम कर चुके हैं या करते हैं, तो आप समझ लीजिएगा कि आपको पुलिस छोड़ेगी नहीं। बाकी चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। बाकी आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा अगर ऐसी कहानियाँ आप लोगों को सुननी अच्छी लगती है। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। तक के लिए जय हिंद, जय भारत।